हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम मानव रक्त है। देखो बेटा, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने सबने पढ़ा होगा मानव रक्त, आप सबने भी पढ़ा होगा, मुझसे नहीं तो किसी दूसरे टीचर से नहीं तो बुक से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मानव रक्त के बारे में एक नई अप्रोच के साथ, है ना। अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, अच्छी जो चीज है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। टॉपिक का नाम एक बार डाल लेंगे, ह्यूमन ब्लड या मानव रक्त। ठीक है, मानव रक्त। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मानव रक्त क्या है एक्चुअल में, आप जो भी चीजें, जैसे ये बोर्ड है ना, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है तो मैं पूछूं कि भाई ये बोर्ड है, इसका क्या यूज होता होगा, तो आप बोलते होगे कि सर लिख सकते हैं, देख सकते हैं इस पे, है ना, जो भी चीज लिखी हुई है। तो हर एक चीज का, जो दुनिया में जो भी आपको चीज दिखाई देती है ना, उसका कुछ ना कुछ यूज रहता होगा। तो ऐसे ह्यूमन ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन ब्लड का या मानव के रक्त का आपकी बॉडी में कोई ना कोई तो यूज होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका यूज क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। जैसे कोई छोटे बच्चे से या अभी तक भी, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में जाकर पूछता हूं कि भाई व्हाट इज ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त क्या है, तो आज तक भी बहुत सारे बच्चों के जवाब बस वही घिसे पिटे, सर एक बहता हुआ द्रव, लाल रंग का द्रव। तो वो अप्रोच, वो थिंकिंग जो है वो चेंज करनी है बेटा। अगर मैं ब्लड की बात करूं ना, ह्यूमन ब्लड, तो ब्लड एक्चुअल में ब्लड क्या है, जो अगर मैं लिख देता हूं बायलिंगुअल, ब्लड is a connective tissue, a connecting fluid tissue which is flow by blood vessels in our body। समझने की कोशिश करेंगे। एक शब्द में अगर आपसे कोई पूछ ले कि रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बोलना है एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या बेटा? एक तरल संयोजी उत्तक है, एक कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है। ठीक है, एक कनेक्टिंग फ्लूइड टिश्यू है, एक तरल संयोजी उत्तक है। बेटा दो तीन वर्ड यहाँ पे यूज हुए, एक तो कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। टिश्यू क्या होता है अगर मैं आपसे बात करूं टिश्यू की, तो टिश्यू इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। इट मींस ह्यूमन ब्लड में एक से ज्यादा कोशिकाएं रहती होंगी, जिसको आप इंग्लिश में कार्पसेल्स बोलते हैं। बेटा आपको याद रखना है कि मानव का रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल है, लिक्विड है, आप सब जानते हो। ठीक है, संयोजी मतलब क्या है, जोड़ने वाला, शरीर में जो शरीर की चीजों को एक मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, CO2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये ब्लड है। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो ब्लड है इसके बारे में किसी ने तो सबसे पहले बताया होगा। भाई यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे दुनिया को किसी ने तो बताया होगा ना इस ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ब्लड के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, विलियम हार्वे नाम के। तो ब्लड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या रक्त परिसंचरण तंत्र, या रक्त के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो आप लोग याद रखेंगे, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन 1628। ये ईयर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखेंगे, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त के बारे में बताया था। देखो बेटा, ब्लड के बारे में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं ब्लड के बारे में। देखो, अगर मैं एक साधारण मनुष्य में ब्लड के वॉल्यूम की बात करूं कि एक साधारण मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता होगा, तो औसतन एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा, एक साधारण मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 5 से 6 लीटर। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये आप याद रखेंगे 7.4। साथ के साथ नोट करते चलेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर आपसे किसी साधारण मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 5 से 6 लीटर।
दूसरा, अगर आपसे मानव रक्त का या ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू, पीएच मान हिंदी में बोलते हैं, पूछा जाए तो कितना होता है 7.4। कुछ बच्चों को दिक्कत है सर ये पीएच क्या होता है, तो एक बार पीएच समझ लेंगे। डियर, पीएच क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये पोटेंशियल की जगह कई बार आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा मिलेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। होता क्या है कि किसी भी विलियन में H प्लस और OH माइनस, किसी भी सॉल्यूशन में, ये किसी भी विलियन में H प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या को काउंट किया जाता है, और इन संख्या को गिनकर ही हम पता लगा सकते हैं कि जो दिया गया विलियन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये तीन ही तो कंडीशन होंगी बेटा, या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। तो किसी भी विलियन में H प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि जो दिया गया विलियन है वो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो ये पीएच ही वो जरिया है जिससे चीजें पता लगाई जा सके कि दिया गया विलियन क्या होगा। दूसरा, ये जो पीएच है ना, ये पीएच एक स्केल है। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है, पीएच स्केल होता है। और इस पीएच स्केल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज 1909 में, यानी कि आज से लगभग 110 साल पहले, इस पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है कि हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल, ये पीएच पैमाने की खोज किसने की है, पीएच पैमाना किसने इन्वेंट किया। तो आप याद रखेंगे पीएच पैमाने की जो खोज थी वो 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो बेटा डाटा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये डाटा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड में आपको डाटा बता रहा हूं। हो सकता है आप किसी बुक्स में पढ़ो और वहां कुछ और लिखो, फिर कमेंट करो वीडियो में, सर जी हमने तो ये नहीं ये पढ़ा था, हमने तो ये नहीं। तो एक बार देख लेंगे, मैं एनसीईआरटी बेस्ड डाटा बता रहा हूं, अगर आप कोई और बुक पढ़ते हो तो एक बार चेक कर लेना। बाकी पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। दूसरा, इस पीएच स्केल पर होता क्या है, 1 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे होते हैं, 1 से 14 तक के नंबर लिखे होते हैं, और 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 क्या होता है इसका? उदासीन बिंदु। अब हो सकता है किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो। अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो विलियन बेसिक होगा, या हिंदी में उसको बोलते हैं क्षारीय। अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलियन कैसा होगा? बेसिक होगा या क्षारीय। अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो विलियन एसिडिक होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लीय। अब मैंने बताया कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। 7 से अधिक है ना 7.4, तो 7 से अधिक है 7.4, इसीलिए ह्यूमन ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय विलियन है। इतनी बात याद रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल? पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन इन 1909। pH value of human blood 7.4, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड इन जनरल ह्यूमन बॉडी 5 to 6 लीटर। इतनी बात याद रखेंगे। बेटा देखो, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ब्लड क्या है। ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक है जो आपके शरीर में, विच इज फ्लड बाय ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो मानव के शरीर में ब्लड वेसल्स, एक टर्म आई थी ब्लड वेसल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिका। जो मनुष्य के शरीर में रक्त वाहिकाओं के द्वारा प्रवाहित होता है या बहता है। हमारे शरीर में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पढ़ाऊंगा रक्त परिसंचरण तंत्र, पढ़ाऊंगा हार्ट वाले चैप्टर में, बताऊंगा कि कौन सा तंत्र है, कैसे पाता है और कैसे कैसे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अभी फिलहाल देखो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो ये 2 टाइप की होती हैं। मेन 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। पहली को आप बोलते हो आर्टरीज, आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनियां। दूसरी जो ब्लड वेसल्स है उसको हम बोलते हैं वेन्स, वेन्स को हिंदी में हम बोलते हैं सिराएं। और आप में से कुछ बच्चे बोलते होंगे सर जी हमारे हाथ में भी दिखाई देती है ये, तो जो आपके हाथ में दिखाई देती है ना बेटा, उनको हम बोलते हैं कैपिलरी।
इसको कैपिलरी को हिंदी में बोलते हैं नसें। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है? टू कैरी प्योर ब्लड, टू कैरी प्योर ब्लड इन आवर बॉडी। आर्टरीज या धमनियां हमारे शरीर में मोस्टली केस में, एक्सेप्शन छोड़ दो, एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा मैं, पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, वो मैं एक्सेप्शन है इनके। बाकी आर्टरीज आपकी बॉडी में शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज आपके शरीर में किस ब्लड को कैरी करती हैं? प्योर ब्लड को। ये जो वेन्स है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, टू कैरी इम्प्योर ब्लड, यानी कि इनसे होकर के अशुद्ध रक्त बहता है, इनसे होकर के अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड। याद रखेंगे, प्योर ब्लड किससे कैरी होता है? आर्टरीज से। इम्प्योर ब्लड किससे कैरी होता है? वेन से। ये कैपिलरी या नसें क्या काम करती हैं? सवाल ये है कि जो कैपिलरी, बेटा कैपिलरी क्या करती हैं? टू फंक्शन या फंक्शंस ऑफ कैपिलरी इज जॉइंट टू आर्टरीज एंड वेन्स, इनको कहीं कहीं पे जोड़ने का काम करती हैं, ये बात याद रखेंगे। दूसरा, बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या है? प्योर ब्लड का मतलब ये तो है नहीं गंगा जी नहा के आया होगा, समझ रहे हो ना इम्प्योर ब्लड का मतलब ये कि नाले में लौट के आया होगा। फर्क है दोनों चीजों में। तो प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी उस ब्लड को कैसा ब्लड बोलेंगे? प्योर ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी उस ब्लड को कैसा ब्लड बोलेंगे? इम्प्योर ब्लड। ये बात याद रखेंगे। ब्लड वेसल्स मैं समझा दिया, एक बार फिर से बता देता हूं। दो टाइप की मेन आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, पहली आर्टरीज धमनियां, दूसरी वेन्स या इसको सिराएं बोलते हैं। धमनियां कैरी करती हैं शुद्ध रक्त को आपके शरीर में, शुद्ध रक्त से मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती हो। सिराएं कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को आपकी बॉडी में, और इम्प्योर ब्लड से मतलब है जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती हो। थर्ड टाइप की आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगी कैपिलरी या नसें, इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी नेक्स्ट अभी करा दो। देखो ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सब लोग मैथ्स पढ़ते होंगे, तो मैथ्स में एक चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज क्या कहता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में मौजूद है तो वो परसेंटेज में अपने आप में 100% होगी। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो आपकी फैमिली के 100% मेंबर है। आपके पास जितनी भी नॉलेज है वो अपने आप के 100% है। आपके पास जितने पैसे हैं वो अपने आप के 100% है। तो हर एक चीज अगर आप प्रतिशत में उसको मेजर करोगे तो वो कितने परसेंट होगी बेटा? 100% या 100%। कोई भी चीज अपने आप में प्रतिशत में कितने परसेंट होती है? 100%। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड होगा वो भी कितने परसेंट रहता होगा? 100%। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ह्यूमन का टोटल ब्लड 100% है तो ये ब्लड दो मुख्य चीजों से मिलकर बना होता है। पहले को आप लोग बोलते हो प्लाज्मा। पहले को क्या बोलते हो? प्लाज्मा। टोटल ब्लड का, ये टोटल ब्लड परसेंट का लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा। टोटल ब्लड का कितना? 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। और बचा हुआ 45% भाग ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कण होते हैं या रक्त कोशिकाएं होती हैं। बेटा कई जगह आपको बुक्स में ये सेल्स की जगह कॉर्पोसेल्स लिखा मिल जाएगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। एक्चुअल में कोई भी सेल्स अगर फ्लो करती हो ना शरीर में, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हो तो उसको कॉर्पोसेल्स ही बोलते हैं। पर आप सेल्स भी लिख लो तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने बताया कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला प्लाज्मा है और दूसरा ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा 55% भाग, रक्त का 55% भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। बचा हुआ 45% भाग कौन बनाएगा? ब्लड सेल्स। ये प्लाज्मा ही लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का जो तरल भाग है, रक्त का तरल या द्रव भाग, वो क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये अभी डिस्कस कर लेंगे। और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती हैं। इसमें सबसे पहला आपकी होती है आरबीसीज, ये इसको आप बोलते हो रेड ब्लड सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कण। दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसीज, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल।
सफेद रक्त कण। तीसरा आपका होता है ब्लड प्लेटलेट्स। इस ब्लड प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु या तो पटीकाणु। ये 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि 45% हिस्सा ब्लड का किससे मिलकर बना होता है? ब्लड सेल्स से। और वो कौन कौन सी ब्लड सेल्स हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां तक नोट डाउन करेंगे, आगे की चर्चा करते हैं। मानव ब्लड का जो पार्ट 1 है प्लाज्मा, ये उसका जो पहला भाग है प्लाज्मा, ये ब्लड का मैंने बताया कितने % भाग कंटेन करता है? 55% या 55%। 55% पार्ट कौन कंटेन करता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मैंने भी बताया था ये लिक्विड पार्ट होता है ह्यूमन ब्लड का। यह मानव रक्त का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। दूसरा, अगर मैं इस प्लाज्मा की बात करूं, ये लिक्विड ही क्यों होता है? ये भी तो पूछ सकता है कोई आपसे कि ये जी लिक्विड ही क्यों होता है। तो इस प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है? पानी होता है। 90% क्या होता है बेटा? पानी या वाटर होता है। दूसरा, इस प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? 7% प्रोटीन। इस प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज होता है और 0.9% साल्ट होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, प्लाज्मा में 90% वाटर या पानी होता है, 7% प्रोटीन, 0.1% ग्लूकोज और 0.9% साल्ट या इसको हिंदी में बोलते हैं लवण, और 2% अदर सब्सटेंस होते हैं। 2% क्या होते हैं? अदर भाग होते हैं, अदर चीजें होती हैं। तो एक बार देख लेंगे प्लाज्मा के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना है। प्लाज्मा में 90% पानी, 7% प्रोटीन, 0.1% ग्लूकोज, 0.9% साल्ट या लवण और 2% अदर सब्सटेंस होते हैं। बेटा ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। एचएसएससी में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका कि ब्लड में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बताओ। प्लाज्मा में नहीं पूछा उन्होंने पूछा था कि ब्लड के प्लाज्मा में या ब्लड में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बताओ। तो अगर आप प्लाज्मा के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 0.1%। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा प्लाज्मा में कितनी होती है? 0.1%। यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके फंक्शंस बताता हूं मैं आपको, इसके क्या क्या फंक्शंस है प्लाज्मा के। बेटा देखेंगे प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में मेनली 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। प्लाज्मा में जो 3 प्रोटीन पाए जाते हैं तीनों याद रखने। नंबर 1 है फाइब्रिनोजन, दूसरा है एल्ब्यूलिन, दूसरा कौन सा है? एल्ब्यूलिन, और तीसरा है ग्लोब्यूलिन। प्लाज्मा में मैंने बताया था ना, प्लाज्मा का 7% पार्ट प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा का 7% भाग क्या होता है? प्रोटीन। तो कौन कौन से प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं? तो वो है उसमें नंबर 1 फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूलिन और ग्लोब्यूलिन। एक चीज समझेंगे, अभी मैं आपको एक कंडीशन लिखता हूं आपके सामने, एक बार इसको नोट करो। प्लाज्मा के प्रोटीन कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूलिन और ग्लोब्यूलिन। देखो मैंने भी आपको बताया कि आपका जो ब्लड है वो 2 चीजों से मिलकर बनेगा, प्लाज्मा और ब्लड सेल। और अगर मैं इस ब्लड में से माइनस कर दूं ब्लड सेल को, तो क्या बचेगा आपका? प्लाज्मा बचता है। यानी कि अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दें तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। और अगर इस प्लाज्मा में से मैं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दूं, अगर इस प्लाज्मा में से मैं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दूं, जो रिमेनिंग प्लाज्मा है वो सीरम कहलाता है। जो रिमेनिंग प्लाज्मा बचेगा वो क्या बोलेंगे उसको? सीरम। तो बेटा नोट करके एक पॉइंट लिख लो, यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे। इफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्लाज्मा,
then remaining plasma is called serum. Then remaining plasma is called serum. यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष प्रोटीन सीरम कहलाता है। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर रही होंगी। दूसरा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा लिखेंगे। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा क्या क्या कार्य हैं? तो देखो, टू कैरी डाइजेस्टेड फूड, नंबर 2 हार्मोन्स, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 सम एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस। ये सभी चीजें पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड को हिंदी में बोलते हैं पचा हुआ भोजन, हार्मोन, प्रोटीन, कुछ उत्सर्जी पदार्थ, इसको हिंदी में बोलेंगे कुछ उत्सर्जी पदार्थ, और एक लास्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नोट करके लिख लेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा में या प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं बेटा? डाइजेस्टेड फूड यानी पचा हुआ भोजन, हार्मोन, प्रोटीन और कुछ उत्सर्जी पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। इंग्लिश में नोट कर लेंगे टू कैरी डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, प्रोटीन एंड सम एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस and CO2 to transport one organ या one cell of the body to another cells। ठीक है, यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कोई नोट नहीं कर रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे आगे चर्चा करते हैं। अभी यहां तक का आपको समझ आ गया होगा, प्लाज्मा तक का। उसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स होती है। मैंने बताया था एक ब्लड सेल्स है, ये कितना परसेंट टोटल ब्लड का 45% कवर करती है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। वीडियो को या शेयर कर दिया करो और अपने आसपास यार दोस्त जो भी इसके नीडी हो तो उसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।